हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। 6 अगस्त की क्लास है आज की और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। ऑन द एज इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स पे, खास करके इजराइल और ईरान के बीच। चलिए, इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल आर्टिकल है, शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। देखो, इस क्विज़ की आपको टेंशन अभी नहीं लेनी है। अभी आपकी टेंशन ये है कि क्लास को मन से लेना है, चीज़ों को समझना है। हर चीज़ बेसिक से बताऊंगा। रीडिंग कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, ग्रामर, वोकैब, और क्लास के लास्ट में जो आपने सीखा है इस क्विज़ पे आपको अप्लाई कर लेना है। आपकी टेस्टिंग हो जाएगी, पता लग जाएगा आपको 10 में से कितने मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के अंत में मिलेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी ऑन द एज। देखिए, एज का मतलब होता है किनारा। जैसे कोई पहाड़ी है ना, पहाड़ी पे आप चढ़ रहे हैं, फिर एक किनारा आ जाएगा जहाँ से नीचे ढलान होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एज। कह रहे हैं चीज़ें एज पे आ चुकी हैं, किनारे पे आ चुकी हैं, कभी भी यहाँ से मामला बिगड़ सकता है। अब इस एज नाम के वर्ड को देख लो। एज को, किनारे को एज, ब्रिंक, वर्ज और कस्प, इन चारों वर्ड से बताया जाता है। देखो, वोकैब सीखने का यही तो तरीका है। एक वर्ड को पकड़ो, एक फ्रेज़ को पकड़ो, उसके सारे मिलते जुलते फ्रेजेस को एक साथ सीखो। तो ऑन द एज, ऑन द ब्रिंक, ऑन द वर्ज, ऑन द कस्प, चारों का मतलब होता है किनारे पे या कगार पे किसी भी चीज़ की, है ना। ऑफ लगा के वो चीज़ आप बता सकते हैं। ध्यान ये रखना है, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ की कगार पे होती है तो आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऐड का नहीं करेंगे। तो चारों में जो आप ऐड देख रहे हैं, ये ऐड जो है एरर की फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, ऐड द एज नहीं होगा कभी भी, ऐड द कस्प नहीं होगा, ऑन द एज, ऑन द कस्प। अब देखो, ब्रिंक नाम का जो वर्ड आपने देखा, इससे एक और वर्ड बनता है अंग्रेजी में, ब्रिंकमैनशिप, जिसकी एक और स्पेलिंग भी है, ब्रिंक्समैनशिप। ये एस लग भी सकता है, अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग का फ़र्क है, ब्रिंकमैनशिप या ब्रिंक्समैनशिप। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड्स हैं। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है जी, चीज़ों को बद से बदतर बनाने की आपकी क्वालिटी। आप एक ऐसे मैन हैं जो चीज़ों को हमेशा किनारे पे ले आते हैं। मामला कहीं बिगड़ रहा हो, उसको और बिगाड़ देंगे। तो इसको लिखते हैं अपने, ब्रिंकमैनशिप, द टेंडेंसी टू मेक मैटर्स वर्स। चीज़ों को सुलझाना नहीं है और ख़राब से ख़राब बनाना है। तो ये वन वर्ड याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वाइल प्रोटेक्टिंग इजराइल द वेस्ट मस्ट ऑल्सो रेन इन नेतन्याहू। कह रहे जी, जब प्रोटेक्ट कर रहा हो इजराइल को, या प्रोटेक्ट करते हुए, हिफाजत करते हुए इजराइल की, कह रहे ऐसा जब काम हो रहा हो ना, तब वेस्ट को साथ ही साथ, वेस्ट कौन है, सभी वेस्टर्न कंट्रीज़, बात करें अगर नेटो की, यूरोप की, है ना, यूएस की, सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ को रेन इन भी कर लेना चाहिए, लगाम भी लगा देनी चाहिए नेतन्याहू पे। अब दुनिया को लग रहा है कि ईरान जो है इजराइल पे हमला करेगा, जवाबी हमला करेगा, और दुनिया चाहती है कि इजराइल को प्रोटेक्ट किया जाए ईरान से। कह रहे ठीक है, प्रोटेक्ट कर लो, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान दे देना है कि नेतन्याहू भी आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इनको भी रेन इन करें, इन पे भी लगाम लगाएं, इनको भी शांत किया जाए। वेस्ट आपका सब्जेक्ट है, द वेस्ट, द लगा हुआ है, डब्ल्यू बड़ा है, एक इमेजिनरी लोकेशन है, कोई लोकेशन नहीं है ये वेस्ट की। द वेस्ट का मतलब है सभी विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें ऑस्ट्रेलिया और भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा वेस्ट में, है ना, विकसित देशों की बात हो रही है। तो वेस्ट का मतलब यहाँ पे लोकेशन से ना होकर के विकसित देशों की है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहा है, तो इमेजिनरी लोकेशन है, डब्ल्यू इसका बड़ा है और इसके आगे द लगा हुआ है। वर्ब है इसकी मस्ट रेन इन, रेन यानी लगाम, रेन इन करना, किसी चीज़ पे लगाम लगाना। चलिए इसी तरीके से ब्रेक करते हुए फटाफट बढ़ेंगे आगे। इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डाल लो। सारे वर्ड जो हैं मुश्किल वाले एक साथ शुरू में देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉक टेस्ट लगाना। पहले आप सीखते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं मॉक टेस्ट की फॉर्म में। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल जाती है। एक सिंगल मॉक टेस्ट पास में
एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, ईपीएफओ सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट जो हैं कवर्ड है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको सभी एग्जाम्स के, उनको भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में इसी पास में आप लगा सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के नए प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट सबके सब इस पास में आ चुके हैं। सेल के दौरान 527 में आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस दिखाए उस पर कूपन कोड लगाना है YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 527 रुपये। चलिए, पास की अगर ज़रूरत है तो सेल के दौरान अपना पैसा ज़रूर सेव करें इस कूपन का इस्तेमाल करके YT10। ऑलराइट, वो कैप शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं। शुरू करेंगे क्रैकडाउन से। देखिए, क्रैकडाउन को हिंदी में बोलते हैं शिकंजा कसना या धर पकड़ करना, चीज़ों को कंट्रोल करना। जब क्राइम बहुत बढ़ जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं? क्रिमिनल्स पे, अपराधियों पे शिकंजा कसते हैं या उनकी धरपकड़ करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं। बस इसी काम को क्रैकडाउन करना बोलते हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स। टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं, टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने शुरू कर दिया है धरपकड़ करनी या शिकंजा कसना टैक्स चोरों पे, टैक्स इवेडर्स पे। शिकंजा कसने को, धरपकड़ करने को आप रेन इन, क्लैम्प डाउन, कंट्रोल, कर्ब, इन सभी वर्ड से बताते हैं। रेन तो मैंने आपको बताया हुआ, लगाम को बोलते हैं। किसी जानवर के गले की जो लगाम है उसको बोला जाता है रेन। अगर आप रेन इन कर रहे हैं तो किसी जानवर को पकड़ के अपनी तरफ ला रहे हैं, लगाम से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से वर्ड आप याद रखें, फ्रेजल वर्ब है। चलिए, अगला वर्ड अपने पास रिटेलिएट। जवाबी हमले को बोलते हैं रिटेलिएट करना। टू फाइट बैक करना, काउंटर रिप्लाई देना। आपको किसी ने गाली दी तो आपने भी सामने से कुछ कह दिया। आपको किसी ने मारा पीटा तो आपने भी सामने से कुछ कार्रवाई कर दी, चाहे बातों से चाहे हाथों से। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिटेलिएट। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वॉलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने जवाबी हमला दिया, रिटेलिएट किया, और कैसे? फेंक करके, थ्रो करके हिंसक प्रदर्शनकारियों को, प्रोटेस्टर्स को जेल में। तो पहले इन्होंने हिंसा दिखाई, सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनको सबको जेल में पटक दिया, थ्रो कर दिया, थ्रो इनटू प्रिजन। चलिए, स्ट्राइक बैक, पुश बैक सभी सिनोनिम्स हैं रिटेलिएट के। यू विल सी दिस वर्ड रिटेलिएशन, जवाबी हमला, इन द नाउन फॉर्म इन द आर्टिकल टुडे। रिटेलिएशन मतलब हमला, नाउन फॉर्म। रिटेलिएट यानी हमला करना, वर्ब फॉर्म। चलिए, अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। स्पेलिंग देख लेना इसकी, सोफ फिर इस्टिकेटेड, आई लगा हुआ है। सॉफ वर्ड अंग्रेजी में बताता है बुद्धिमानी को, समझ को। सोफिस्टिकेटेड वो आदमी है जिसको दुनियादारी और बुद्धिमानी बहुत अच्छे से आती है, जो बहुत रिफाइंड है। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या पहनना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, समझ पा रहे हो? ऐसे आदमी को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड और न्यूएंस्ड आदमी को। कोई चीज़ भी सोफिस्टिकेटेड हो सकती है जो अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बहुत एडवांस्ड हो। जैसे आपने कोई नया फ़ोन ले लिया 25 GB रैम वाला, तो सोफिस्टिकेटेड फ़ोन है वो दूसरा फ़ोन नहीं है ओप्पो वाला, वो 5 GB रैम वाला, वो छोटे फ़ोन आते हैं जो है ना वीवो के। कोई आपने अच्छा फ़ोन लिया तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को सोफिस्टिकेट करते जा रहे हैं। चलो, ओप्पो वाले नाराज़ मत हो जाना, मैं तो वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं करता हूँ ओप्पो। स्कैमर्स नाउ डेज आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टू चीट इन देयर एग्जामिनेशंस। स्कैमर्स जो हैं आजकल यूज़ करते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को। और क्यों? ताकि चीट कर सकें अपने एग्ज़ाम में। कोई ब्लूटूथ लगा रहा है, कोई GPS लगा रहा है ना, तो ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। जानबूझ करके एक वर्ड को मैं 4-5 बार बोल देता हूँ समझाते हुए, ताकि दिमाग में बैठे वो आपके। सोफिस्टिकेटेड का बिल्कुल उल्टा है गंवार, जिसकी समझ गए ना, समझ कम है, तरीका कम है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रस्टिक। उल्टा है, अपोजिट है, एंटोनिम। चलिए, अगला वर्ड है ग्लेरिंग। ग्लेरिंग मतलब जो ग्लेयर कर रहा हो, चमक रहा हो, ऐसी चीज़ जो दूर से दिखाई जान पड़े, समझ में आए, एकदम क्लियर हो, छुपी हुई ना हो। सेवरल ग्लेरिंग एरर्स इन योर राइटिंग लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन द रीडर्स। बहुत सारी नोटिसेबल जो एरर्स हैं, एकदम दिखाई देने वाली जो गलतियां हैं आपकी राइटिंग में, वो एक गलत छवि को छोड़ती हैं, बुरे प्रभाव को छोड़ती हैं रीडर्स के ऊपर। ठीक है ना? तो ग्लेरिंग को आप नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस और फ्लैग्रेंट वर्ड से भी बताते हैं। एकदम जो नोटिसेबल हो, ये वर्ड आप आर्टिकल में फ्लैग्रेंट देखेंगे। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास ब्रेस फॉर। देखिए, ब्रेस का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना, और फोर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए। मजबूती से आप कब पकड़ोगे अपने आसपास किसी चीज़ को? आप बस में जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगी है ना ड्राइवर की,
तो आप क्या करते हो, मजबूती से खड़े होकर तो किसी चीज़ को पकड़ लोगे ताकि गिरो नहीं। तो ब्रेस फॉर आप तभी करते हैं जब कोई झटका आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, उसके लिए जब आप तैयार होते हैं, अपनी मजबूती को मजबूत करते हैं ना, अपने पकड़ को, तो अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रेस फॉर करना, टू गेट रेडी फॉर समथिंग अनप्लेजेंट। सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्रेसिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। सेंट्रल बैंक्स जो हैं पूरी दुनिया में, वो तैयार कर रहे हैं खुद को, ब्रेस फॉर कर रहे हैं उस इम्पैक्ट के लिए जो है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का। चलिए, फ्रेजल वर्ब है, आपको बस वाले से अगर याद रखोगे इसको, बस में जा रहे हो, बस में ब्रेक लगी, आपने कुछ पकड़ा, ब्रेस किया, ब्रेस करना यानी पकड़ना, तो वहाँ से फ्रेजल वर्ब दिमाग में रहेगी। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। देखिए, रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि इजराइल जो कि एक वॉर कर रहा है हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ, उसने हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल चीफ को मरवा दिया। मिलिट्री चीफ को नहीं, पॉलिटिकल चीफ को। और ये जो पॉलिटिकल चीफ था, लीडर था हमास का, इसको इजराइल ने मरवाया कहाँ पे? इजराइल ने मरवाया इसको 7 समंदर पार ईरान में। ईरान में ये चीफ जो हैं, ईरान के प्रेसिडेंट के गेस्ट बनकर के आए थे, वहाँ पे इजराइल ने कुछ सिस्टम बिठाया और इनको मरवा दिया। अब इस बात पे ईरान जो है इजराइल से बहुत खफा है, पहले भी हमला कर चुका है, दोनों की आपस में दुश्मनी भी है, और पूरी दुनिया वेट कर रही है कि कहीं ईरान इजराइल पे कोई बड़ा हमला ना कर दे, और प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इजराइल को कि कुछ ऐसा बड़ा ना हो जाए कि यहाँ पे बड़े स्केल की वॉर शुरू हो जाए, ईरान इजराइल पे हमला करे, फिर इजराइल ईरान पे करे, है ना, अमेरिका बीच में आ जाए। तो हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस वक्त ज़रूरी है, लेकिन वेस्ट को ध्यान देना चाहिए कि नेतन्याहू भी हाथ से निकलते जा रहे हैं, जहां मन आ रहा है उस कंट्री पे ये हमला कर रहे हैं। पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी इनस्टेबिलिटी इनकी वजह से आ चुकी है, तो इनको भी रोक लगानी चाहिए, इनके ऊपर भी थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। आज की टोन है कंसर्न्ड, अपनी चिंता को बता रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और ठीक है यूएस को लेकर के। शुरू करेंगे। कह रहा द किलिंग्स ऑफ फौद शुक्र, अ सीनियर हिजबुल्ला कमांडर इन बैरूत, एंड इस्माइल हनिया, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास इन तेहरान, within hours on July 30 have taken West Asia to the brink of a wider war। कह रहा है जो किलिंग है फौद शुक्र नाम के आदमी की, और ये कौन थे? ये एक सीनियर हिजबुल्ला के कमांडर थे। हिजबुल्ला आप समझते होंगे, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान सपोर्ट करता है, लेबनान से ऑपरेट करती है। कह रहा है लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्ला के जो कमांडर थे फौद शुक्र, इनकी जो किलिंग है, और कहाँ पे हुई? इनकी हुई बैरूत में। बैरूत मतलब लेबनान की शायद कैपिटल ही है ना बैरूत। कह रहा है और दूसरी किलिंग जो है इस्माइल हनिया नाम के आदमी की, जो पॉलिटिकल चीफ थे हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन के, और इनकी हुई है तेहरान में यानी ईरान में। कह रहा है इन दोनों की जो हत्या है और कैसे हुई है, कुछ ही घंटों के बीच में हुई है, जुलाई 30 को, सुबह इसकी शाम को इसकी। कह रहा है इनकी हत्याओं ने ना ले आई हैं, वो टेक कर चुकी हैं, हैव टेकन, टेक करना यानी ले आना, पूरे वेस्ट एशिया रीजन को, और कहाँ पे? टू द ब्रिंक ऑफ अ वाइडर वॉर, ब्रिंक पे, कगार पे एक बहुत बड़ी वॉर के, एक बहुत बड़ी जंग के। वाइडर मतलब जो बड़े स्केल की हो, जिसमें काफ़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो। समझ आया सेंटेंस? इन दोनों पॉलिटिकल चीफ्स की जो किलिंग है, इससे वेस्ट एशिया वॉर की कगार पे आ गया है। किलिंग सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैव टेकन, दे हैव टेकन द वेस्ट एशिया टू द ब्रिंक ऑफ ए वॉर। ये ब्रिंक वाला वर्ड आप ऑलरेडी ऊपर देख चुके हो, एज, ब्रिंक, वर्ज, कस्प, है ना, किसी चीज़ की कगार पे। और मैंने आपको बताया था इनके आगे ऑन आएगा, लेकिन ऑन तब आएगा जब चीज़ें कगार पे रखी हुई हैं। यहाँ ऐसा नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है कि ये किलिंग्स जो हैं वेस्ट एशिया को कगार पे ले आई हैं। आप किसी को अपने घर लाते हो स्टेशन से, यू ब्रिंग समवन टू योर होम फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, तो टू लगाना पड़ेगा ना जिसको लाए हो, जहाँ तक लाए हो। तो इसीलिए किलिंग्स ने इनको ले लिया है ब्रिंक पे, टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। रखी होती पहले से तो ऑन द ब्रिंक हो जाता, वहाँ तक ले करके गए हैं तो टू द ब्रिंक हो गया। तो ये फ़र्क आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लकीर का फ़कीर नहीं बनना, सर ऑन लगता है टू कैसे लग गया, मीनिंग समझो भाई, कब ऑन लगाना है कब टू लगेगा। कह रहा है जी इजराइल हैज़ क्लेम्ड द स्ट्राइक ऑन बैरूत दैट killed Shukr, but has neither confirmed nor denied its role in the assassination of Haniya।
कह रहा है इसराइल ने क्लेम कर दिया है इस स्ट्राइक को, इस हमले को जो इसने बैरूत में किया, और वो हमला जिसमें शुक्र नाम का आदमी मारा गया, हिजबुल्लाह का कमांडर जिसकी हत्या हुई। कह रहा है इसराइल ने मान लिया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। कह रहा है लेकिन ना तो इसने कन्फर्म किया है और ना इसने मना किया है अपने रोल को लेकर के इस असैसिनेशन में, हमले में या हत्या में, जो है हमास के पॉलिटिकल चीफ हनीए की। कह रहा है जी, ये कोमा लगा के बता रहे हैं, अ स्टैंडर्ड अप्रोच अबाउट इट्स ऑपरेशन इनसाइड ईरान। ये स्टैंडर्ड अप्रोच होती है इसराइल की अपने ऑपरेशंस को लेकर के ईरान के अंदर। कभी भी इसराइल ये नहीं बोलता कि ईरान के अंदर हमला हमने किया है, क्योंकि ऐसा बोलेगा तो इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो गया। तो ईरान के अंदर इसराइल क्या बोलता है? कुछ बोलता ही नहीं है, जो कर दिया और चुपचाप आकर के साइड में बैठ जाता है। ना ये हाँ बोलेगा ना ये ना बोलेगा। तो वही काम हनीए के केस में इन्होंने किया है। इन्होंने कंफर्म भी नहीं किया और डिनाई भी नहीं किया अपनी भूमिका को। इसराइल की वर्ब है हैज़ क्लेम्ड, दैट आया है स्ट्राइक के लिए, दैट की वर्ब है किल्ड। फिर इसराइल की दूसरी वर्ब आई है हैज़ कन्फर्म्ड और डिनाइड। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं बट से, और बीच में लगा हुआ है नीदर नॉर। समझ रहे हो? इसराइल की 3 वर्ब्स आई हैं, एक, दूसरी कन्फर्म्ड, तीसरी डिनाइड। ठीक है, 3 वर्ब्स के लिए इसने कंजंक्शन भी लगा रखी है। यहाँ पे बट लगी हुई है, यहाँ पे नीदर नॉर ना जो है पेयर आया हुआ है। चलिए, असैसिनेशन मतलब होता है किसी पे गुप्त तरीके से छुप करके हमला करना, किसी की हत्या करना। कह रहा है इजराइल्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनान हैज़ रिमेन टेंस एवर सिंस द गाजा वॉर ब्रोक आउट लास्ट ईयर विद हिजबुल्लाह। कह रहा है इसराइल का अगर नॉर्दर्न बॉर्डर देखें, उत्तरी अगर इसकी सीमा देखें लेबनान के साथ, कह रहा है वो रही है काफ़ी टेंस, वो रही है काफ़ी तनावपूर्ण। और कब से? जब से गाजा वॉर ब्रोक आउट हुई, जब से ये गाजा वॉर शुरू हुई। ब्रेकआउट होना किसी चीज़ का अचानक से शुरू होना, और कब हुई? लास्ट ईयर हुई है, पिछले ही साल। और कह रहा है ये किसके साथ है? ये टेंस किसके साथ है? ये टेंस है विद हिजबुल्लाह एंड द इजरायली डिफेंस फोर्सेज एक्सचेंजिंग फायर। ये पूरी माहौल टेंस है इस चीज़ के साथ ही, हिजबुल्लाह और इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जो इनकी फ़ौजें हैं, दोनों के फायर्स को एक्सचेंज करने के साथ ही, एक दूसरे पे गोलीबारी करने के साथ ही। एक्सचेंज फायर करना यानी यहाँ से भी फायरिंग, वहाँ से भी फायरिंग। हमने आपको कुछ गोलियाँ दी, आपने हमें कुछ गोलियाँ दी। समझ पा रहे हो? एक्सचेंज फायर करना। चलिए, सेंटेंस बहुत सिंपल होगा, मेरे ख्याल समझ आया होगा। नॉर्दर्न बॉर्डर सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी रिमेंड। नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनान हैज़ रिमेंड टेंस। टेंस एक एडजेक्टिव है यानी तनावपूर्ण। गाजा वॉर की वर्ब है ब्रोक आउट। जब भी कोई अनप्लेजेंट चीज़, ख़राब चीज़ अचानक से शुरू होती है तो उसको ब्रेक आउट नाम की फ्रेजल वर्ब से बताते हैं। जैसे वॉर हो गई, इन्फेक्शन हो गया, एपिडेमिक हो गई, पैंडमिक हो गई, बहुत भीषण गर्मी हो गई, बहुत भीषण सर्दी हो गई, ऐसी चीज़ें जब भी अचानक से शुरू होंगी, ब्रेकआउट नाम की फ्रेजल वर्ब से बताई जाती है। कह रहा है जी, आफ्टर शुक्र वॉज किल्ड, हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह सेड इजराइल हैड ब्रीच्ड द रेड लाइन। जब शुक्र मारा गया, शुक्र को मार दिया गया पैसिव वॉइस लगा के इजराइल के द्वारा, तो हिजबुल्लाह का जो लीडर था हसन नसरुल्लाह, इन्होंने ये कहा। क्या कहा भाई हसन नसरुल्लाह ने? एक सेकंड रुके। ये साइड यहाँ पे इनकी वर्ब है ना, तो कलर दे रहा हूँ मैं, पिंक कलर। तो नसरुल्लाह जी ने ये कहा, इजराइल हैड ब्रीच्ड द रेड लाइन। इजराइल ने ब्रीच कर दिया था, क्रॉस कर दिया था, वॉयलेट कर दिया था एक लक्ष्मण सीमा को, लक्ष्मण रेखा को। रेड लाइन क्या होती है? लाल लाइन, जिसके पार चले गए तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे अपने लक्ष्मण रेखा है ना, तो इन्होंने भी यही बोला, इजराइल ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। एंड द ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड डजन्स ऑफ रॉकेट्स ओवर द पास्ट वीक। और इस ग्रुप ने, हिजबुल्लाह ने लॉन्च भी कर दिया है दर्जनों रॉकेट्स को पिछले हफ्ते के दौरान। और ये कैसे की है? हाइटनिंग द टेंशंस को और हाइटन करते हुए, और ज़्यादा बढ़ाते हुए। ठीक है, शुक्र की वर्ब है वॉज किल्ड, नसरुल्लाह की वर्ब है सेड, इजराइल की वर्ब है हैड ब्रीच्ड, ग्रुप की वर्ब है हैज़ लॉन्च्ड। कह रहा है जी, अ बिगर रिस्क इज द एक्सपेक्टेड इरानियन रिटेलिएशन अगेंस्ट इजराइल। इससे भी बड़ा रिस्क ये है, और क्या है? एक्सपेक्ट किया जा रहा ईरान का हमला या रिटेलिएशन, ईरान की तरफ से जवाबी हमला इजराइल के खिलाफ अगेंस्ट इजराइल। तो अब ईरान कुछ ना कर दे, है ना, रिस्क की वर्ब है हिज। कह रहा है व्हेन इजराइल बॉम्ब्ड ईरान्स एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन डमास्कस ऑन April 1, ईरान लॉन्च्ड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स इजराइल। कह रहा है जब ईरान ने बॉम्ब किया था, बॉम्ब दे के मारा था ईरान की एम्बेसी पे इजराइल ने,
और कहाँ पे, एम्बेसी के कॉम्प्लेक्स में मारा था डमेस्कस में, सीरिया में, अप्रैल 1 को। तो ईरान की जो, समझ गए ना, फॉरेन एम्बेसी जो होती है वहाँ पे सीरिया में, वहाँ पे जब इसराइल ने बम फेंका तो कह रहा है उसके हमले में ईरान ने लॉन्च कर दिया था सैकड़ों ड्रोन्स को, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसराइल की तरफ। कह रहे जी कोमा लगा के बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ विच वर शॉट डाउन बाय ए यूएस लेड कोलिशन। कह रहे हैं जिनमें से ज़्यादातर को शॉट डाउन कर दिया गया, मार गिराया गया यूएस के द्वारा अगुवाई में चल रहे हुए कोलिशन के द्वारा या इनके गठबंधन के द्वारा। इसमें जॉर्डन भी आ जाता है, ओमान भी आ जाता है, इसराइल ऑफ कोर्स है ही, है ना। यूएस ने अपनी कुछ, इसमें यूके भी आ गया। तो यूएस ने अपनी अगुवाई में पूरा कोलिशन बनाया हुआ है इसराइल पे कोई हमला ना करे। ईरान के सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह जो है इन्होंने मार गिराए। कह रहा है इसराइल की वॉब है बॉम्ब्ड, ईरान की वॉब है लॉन्च्ड, मोस्ट ऑफ विच की वॉब है वर शॉट डाउन। पैसिव वॉइस लगा हुआ है, शूट डाउन कर दिया गया। शूट करना यानी, है ना, शूट करना, गोली मारना, डाउन मतलब गिराना, किसी चीज़ को मार गिराना, शूट डाउन करना। कह रहा है जी इफ़ ईरान कैरिड आउट सच एन अटैक in response to an Israeli strike on its embassy in the third country, it is unlikely to ignore a direct Israeli attack on its capital. कह रहा है अगर ये काम ईरान ने तब किया, अगर ईरान ने कैरी आउट किया, अंजाम दिया ऐसे एक अटैक को, जवाब में, रिस्पॉन्स में इसराइल की स्ट्राइक के इसकी एम्बेसी पे जो हुई थी थर्ड कंट्री में। भाई ईरान की एम्बेसी सीरिया के अंदर, वहाँ पे इसराइल ने हमला किया। कह रहे थर्ड कंट्री में अपनी एम्बेसी के लिए अगर ईरान इस हद तक चला गया, उसने इस तरह का हमला किया था, तो ये बहुत अनलाइकली है, बहुत असंभावित है कि वो इग्नोर करेगा ईरान इस सीधे सीधे इसराइल के अटैक को जो इसने तेहरान में कर दिया, ईरान की कैपिटल में कर दिया। और ये कौन सा अटैक है? दैट किल्ड एन अलाई हु वॉज इन तेहरान टू अटेंड द प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन। और ये वो अटैक है जिसने मार दिया एक अलाई को, एक दोस्त को, हमास के चीफ को, जो तेहरान में आया हुआ था एज ए गेस्ट अटेंड करने प्रेसिडेंशियल इनाग्रेशन को, प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी को। इनाग्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ का शुरुआत करना, कमेंसमेंट करना, ओपनिंग करना। तो नया प्रेसिडेंट बना होगा ईरान का, है ना, तो उसकी समझ लो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, वहाँ पे उसको मारा गया गेस्ट को। समझ गए? ईरान की वर्ब है कैरिड आउट, कैरी आउट करना, अंजाम देना। इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है किल्ड, हु की वर्ब है वॉज। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहे टू बी श्योर बाय किलिंग हनीए इन तेहरान Israel has demonstrated its capabilities to pull off sophisticated operations। कह रहे ये बात श्योर है, ये बात पक्की है कि मार करके हनीए नाम के आदमी को तेहरान में, इस हमास के चीफ को मरवा करके इसराइल जो है ईरान में या तेहरान में, ऐसा करके इसराइल ने दिखा दिया है अपनी क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज़ को। और क्या करने की? पुल ऑफ करने की सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस को इवन इन हॉस्टाइल टेरिटरीज। पुल ऑफ करना यानी किसी चीज़ को कामयाबी से अंजाम देना, है ना, पुल ऑफ करना। तो इसराइल ने दिखा दिया कि कामयाबी से अंजाम दे सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस को, और यहाँ तक कि हॉस्टाइल टेरिटरीज में भी, दुश्मन देशों में भी। टेरिटरी मतलब भूमि, देश, हॉस्टाइल मतलब दुश्मन, तो दुश्मन देश में भी जा करके ऐसा काम करके दिखा सकता है। और क्या करा इसराइल ने? एंड एक्सपोज्ड ईरान सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटीज़। इसराइल ने एक्सपोज भी कर दिया है सबके सामने ईरान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की वल्नरेबिलिटीज़ को, इन दोनों एरियाज़ में ईरान की कमजोरियों को। समझ गए सेंटेंस? भाई आप दूसरे कंट्री में, दुश्मन देश में जाके अपने थर्ड पार्टी को मरवा रहे हो, तो आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, बड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस आप कर सकते हो, और साथ ही दुश्मन की कमजोरी को भी आप दिखा रहे हो ऐसा ऑपरेशन करके। इसराइल की वर्ब है हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना। पुल ऑफ करना, किसी चीज़ को कामयाबी से अंजाम देना। सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस्ड। इसराइल की दूसरी वर्ब है एक्सपोज्ड, इसराइल ने एक्सपोज भी कर दिया है ईरान की वल्नरेबिलिटीज़ को। हॉस्टाइल यानी दुश्मन। कह रहा है जी इसराइल हैज़ ऑल्सो सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू हमास विच कैरिड आउट द October 7, 2023 अटैक। इसराइल ने साथ ही साथ भेज दिया है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी हमास को, और ये वही हमास है जिसने कैरी आउट किया था, अंजाम दिया था अक्टूबर 7, 2023 के अटैक को। और क्या मैसेज है? मैसेज ये है दैट नन ऑफ इट्स लीडर्स इज़ सेफ, कि इनमें से इनका कोई भी लीडर सेफ नहीं है। पैलेस्तीन में होगा, ईरान में होगा, या दुनिया के किसी भी कोने में होगा, अगर इसराइल
ऑपरेशंस कर रहा है तो उसको मरवा सकता है ना। तो नन ऑफ इट्स लीडर्स इज सेफ इज द मैसेज। ईरान की वर्ब है हैज सेंट, इसराइल की वर्ब है हैज सेंट, विच की वर्ब है कैरिड आउट, विच आया हमास के लिए। नन ऑफ लीडर्स की वर्ब है इज। नन की वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल दोनों रखा जा सकता है। नन ऑफ इट्स लीडर्स आर सेफ, नन ऑफ द लीडर्स इज सेफ, दोनों ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रेफर करते हैं हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आर भी लगा होता तो भी ठीक होता, गलती उसमें नहीं मानेंगे। कह रहे जी येट दिस अनचेक्ड मिलिटरिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू could turn out to be काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इसराइल इन द लॉन्ग टर्म। कह रहा है फिर भी ये सब दिखा दिया इसराइल ने कि कर सकता है, कह रहा है फिर भी ये बेलगाम अनचेक्ड जो मिलिटरिज्म है, जो एग्रेशन है मिलिट्री के फॉर्म में, और किसका, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का, कह रहा है ये टर्न आउट हो सकता है, निकल करके आ सकता है नुकसानदेह या काउंटर प्रोडक्टिव इसराइल के लिए ही लंबी दौड़ में, लॉन्ग रन में। आज तो लग रहा है इसराइल हर जगह कुछ है ना झंडे गाड़ रहा है, लठ गाड़ रहा है, लेकिन आज से 5, 7, 10 साल बाद इसके खामियाजे इसराइल के लिए तैयार होंगे जो मिलिट्री ऑपरेशन ये आज कर रहा है। मिलिट्रिज्म यानी मिलिट्री ऑपरेशन समझ लो, वो है इसकी कुड टर्न आउट होना, किसी चीज़ का निकल करके आना, है ना। कोई चीज़ बाद में कुछ और निकल करके आती है ना, टर्न आउट टू भी होती है। ही टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त निकल आया। ही टर्न आउट टू बी अ ग्रीडी पर्सन, वो बड़ा लालची आदमी निकल करके आया, है ना। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कह रहे जी इट इज़ नाउ अपरेंट दैट मिस्टर नेतन्याहू इज़ नॉट सीरियस अबाउट पीस। ये चीज़ भी अब अपरेंट है, साफ है कि नेतन्याहू बिल्कुल सीरियस नहीं है शांति को लेकर के, पीस को लेकर के। द किलिंग ऑफ हैनिये हैज़ कम एट अ टाइम when both Israel and Hamas were making progress in talks for a hostage ceasefire deal। कह रहे जो किलिंग हुई है हैनिये की, इनके चीफ की, ये आई है ऐसे एक वक्त पे जब दोनों कंट्रीज़ इसराइल और हमास वो प्रोग्रेस को मेक कर रहे थे, थोड़ी प्रोग्रेस कर पा रहे थे, आगे बढ़ पा रहे थे अपनी बातचीत में, जो थी हॉस्टेज और सीज फायर की डील को लेकर के, कि आप इसराइल के हॉस्टेज छोड़ो, उनके बंदी छोड़ो जो पकड़ के लाए हो, और हम सीज फायर करेंगे, हम पैलेस्टीन पे हमला करना बंद करेंगे। तो एक तरफ तो इसराइल बात कर रहा था हमास से, और बात करते करते बीच में हमास के चीफ को मरवा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये बातचीत इनके लिए कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं था इसराइल के लिए, इसराइल चाहता ही नहीं है ये वॉर ख़त्म हो। किलिंग की वर्ब है हैज़ कम, इसराइल की वर्ब है, इसराइल हमास की वर्ब है वर मेकिंग प्रोग्रेस। कह रहे जी हैनिये हु वॉज लिविंग इन एग्जाइल इन दोहा वॉज अ रिलेटिवली मॉडरेट वॉइस विद इन हमास। कह रहा है हैनिये जो थे जिनको मरवाया गया है, जो रह रहे थे एग्जाइल में यानी वनवास में, अपने देश से बाहर रह रहे थे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। कह रहा है हैनिये जो रह रहे थे दोहा में, कतर में, कह रहा है ये थे एक तुलनात्मक तौर पे या रिलेटिवली मॉडरेट वॉइस, धीमी वॉइस विद इन हमास। मॉडरेट मतलब ये ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, है ना, मार दो, कटवा दो, मरवा दो, इस तरह के आदमी नहीं थे, ये बातचीत वाले आदमी थे जिनको मरवाया इसराइल ने। कह रहा है जो दोहा में रहते थे और बातचीत करने वाले आदमी थे हमास जैसे ग्रुप के अंदर। कह रहा है हु पुश्ड फॉर ए सीज फायर, और यही पुश फॉर कर रहे थे, यही मांग कर रहे थे एक सीज फायर की, इस जंग के ख़त्म होने की। हैनिये की वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है पुश्ड फॉर, हु की वर्ब है वॉज लिविंग। तो जिस आदमी को आपने मरवाया है वही हमास की तरफ से सीज फायर के लिए सबसे आगे था। अब हमास में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सीज फायर चाहता हो, सब चाहते हैं कि, समझ पा रहे हो ना। तो एक मॉडरेट वॉइस को इसराइल ने मरवाया, लॉन्ग टर्म में ये वॉर और लंबी खिंच जाएगी। चलिए रिलेटिवली कंपैरेटिवली के बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज़ होगी एडजेक्टिव की। मोर मॉडरेट, मोस्ट मॉडरेट, आप कभी भी रिलेटिवली कंपैरेटिवली इन दोनों वर्ड्स के बाद में ना लिखें। स्मार्टर, फास्टर, क्विकर, समझ गए ना, कंपैरेटिव डिग्री इनके बाद में नहीं लगेगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करना है, क्योंकि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली ये दोनों एडवर्ब्स खुद ही कंपैरिजन कर देती हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं बनती। तो यहाँ नहीं लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है ना। कह रहा बाय टेकिंग हिम आउट मिस्टर नेतन्याहू इज टेलिंग द वर्ड दैट ही वांट्स द वॉर टू कंटिन्यू। कह रहा जी टेक आउट करके, टेक समवन आउट करना, दो मीनिंग है, या तो किसी को ले जाना घुमाने के लिए, है ना, आप किसी लड़के को, लड़की को, फ्रेंड को टेक आउट कर रहे हैं, कहीं घुमा रहे हैं, डेट पे ले जा रहे हैं। दूसरा टेक आउट का मीनिंग होता है किसी को मरवा देना। एक ही फ्रेजल वर्ब दोनों मीनिंग रखती है। तो कह रहा है जी मरवा करके,
टेक आउट करके नेतन्याहू टेल कर रहे हैं, वर्ड को बता रहे हैं कि ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं कि वॉर जो है चलती रहे, कंटिन्यू करे। हैनिये को मरवाया इन्होंने, तो मरवा करके इन्होंने दिखाया कि चाहते ही नहीं है वॉर को ख़त्म करना। कह रहा है एंड बाय कैरिंग आउट द अटैक इन तेहरान विच इज़ ए फ्लैग्रेंट वॉलेशन ऑफ ईरान सोवेरेनिटी, मिस्टर नेतन्याहू इज़ प्रैक्टिकली चैलेंजिंग द इस्लामिक रिपब्लिक टू रिटेलिएट। और कह रहे दूसरी तरफ कैरी आउट करके एक अटैक को अंजाम देके, एक हमले को तेहरान में, जो कि एक फ्लैग्रेंट वॉलेशन भी है, साफ तौर पे उल्लंघन भी है ईरान की सोवेरेनिटी का, ईरान की संप्रभुता का। आप किसी देश में घुस रहे हो तो उस देश की परमिशन तो आपने ली नहीं, वहाँ अटैक भी करे। कह रहा है ऐसा काम करके नेतन्याहू प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे चैलेंज कर रहे हैं ईरान नाम के इस्लामिक रिपब्लिक को कि वो रिटेलिएट करे, जवाबी हमला दे। तो एक वॉर ख़त्म नहीं करनी है और ईरान से नई वॉर ये शुरू करना चाहते हैं, ऐसा इनके हरकतों से हमें दिख रहा है। चलिए, कैरी आउट द अटैक किया, हमला किया, विच की वॉर इज़ फ्लेग्रेंट यानी साफ साफ दिखाई देने वाला, नोटिसेबल, वॉलेशन यानी उल्लंघन है ना, सीमाओं को लांघना, वॉलेट करना। नेतन्याहू की वॉर इज चैलेंजिंग, इस्लामिक रिपब्लिक की बात हो रही है यानी ईरान की बात हो रही है। कह रहा है जी इफ़ अ डायरेक्ट वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू इट। कह रहा है अगर सीधी सीधी एक वॉर ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट याद है ना, चीज़ों का अचानक से शुरू होना। कह रहा है अगर सीधे सीधे एक वॉर शुरू हो जाए इजराइल और ईरान के बीच में, तो यूएस जो है वो भी ड्रैग इनटू हो सकता है, उसको भी खींच करके, घसीट करके लाया जा सकता है इस वॉर में। विच इज़ वट इज़राइल वॉन्ट्स। कह रहा है ये वही चीज़ है जो इजराइल चाहता है। सबसे पंगा ले लो और फिर यूएस को आगे कर दो, है ना। यूएस सबसे अपने आप निपट लेगा और हम जो है आराम से पीसफुल हो जाएंगे इस रीजन में। इजराइल भी ख़त्म, ईरान भी ख़त्म हो गया, हमास भी ख़त्म हो गया, लेबनान में हिजबुल्ला भी। तो ये इनकी स्ट्रेटजी देखने में नेतन्याहू की लगती है। फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। इफ़ ए वॉर ब्रेक्स आउट यूएस कुड बी ड्रैग्ड इन। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करवाए हुए हैं आपको चारों के चारों। बेसिक की प्लेलिस्ट में जाओ, शायद 24 नंबर या 23 नंबर वीडियो है कंडीशनल की, 2 वीडियोज़ में अच्छे से करवाए हुए हैं। वॉर की वर्ब है ब्रेक्स आउट, यूएस की वर्ब है कुड बी ड्रैग्ड इन, विच की वर्ब है इज, इजराइल की वर्ब है वॉन्ट्स। अब यहाँ पे ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है फर्स्ट कंडीशनल का, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, ऐसी बात को अंग्रेजी में बताने के लिए फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल होता है। लेकिन ध्यान देना है, इसमें इफ़ के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी, विल का इस्तेमाल नहीं होगा। इफ़ इट विल रेन, अगर बारिश होती है, वी विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क टुडे, हम आज काम से छुट्टी लेंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। इफ़ यू विल कम ऑन टाइम, अगर आप वक्त पे आते हो, वी शैल गो आउट फॉर अ डिनर, हम डिनर के लिए जाएंगे। इफ़ वी विल ड्राइव फास्टर, अगर हम तेज़ गाड़ी चलाएंगे, वी मे स्टिल बी एबल टू कैच द ट्रेन, हम अभी भी एबल हो सकते हैं गाड़ी को पकड़ने में, ट्रेन अभी भी छूटी नहीं है। सभी सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशनल के हैं, लेकिन ध्यान क्या दिया, इफ़ के साथ में आपने विल लगा रखा है, फ्यूचर टेंस लगा रखा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। इफ़ एक इमेजिनरी कंडीशन बताने वाला वर्ड है, इसके साथ में, इसके चिपके हुए क्लोज में एक और फ्यूचर टेंस का इमेजिनरी क्लोज आप ना रखें, दो इमेजिनरी कंडीशंस को साथ में न रखें। तो क्या करना है, आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। इफ़ इट रेन्स, इफ़ यू कम, इफ़ वी ड्राइव। समझ गए ना, इट के हिसाब से रेन्स आ गया, यू के हिसाब से कम आ गया, वी के हिसाब से ड्राइव आ गया। तो फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ के साथ में विल का इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट क्लोज में जो भी मॉडल लगानी है वो लगा लो, यहाँ से यहाँ विल लगी हुई है, यहाँ शेल लगी हुई है, मे लगी हुई है, इस केस में देख रहे हो आप यहाँ पे कुड लगी हुई है। नेक्स्ट वाले क्लोज में कॉमा के बाद आप जो भी मॉडल वर्ब यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स। चलिए, कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, इसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, कोशिश करना है इसको सही करने की। इफ़ द नीड विल अराइज आई विल बी अवेलेबल फॉर हेल्प, अगर ज़रूरत आन पड़ी तो मैं हेल्प के लिए अवेलेबल होऊंगा, उपलब्ध होऊंगा। सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालना, गलत होगा सही होगा आपको वहीं पे फीडबैक मिल जाएगा। सब लोग ट्राई देंगे इसको, कॉन्सेप्ट आपके लिए नया था। चलिए, तो यही इजराइल चाहता है, विच इज़ इजराइल वॉन्ट्स। कह रहा है द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइडेड सच अ डिजास्टर आउटकम इन अप्रैल बाय रेनिंग इन इजराइल आफ्टर ईरान रिटेलिएशन। कह रहा है बाइडेन का जो प्रशासन है
उसने अवॉइड किया था, बचने की कोशिश की थी ऐसे ही एक डिज़ास्टर भरे आउटकम से, तबाही भरे नतीजे से। और कब? इसी अप्रैल में। और ये काम इन्होंने किया था रेन इन करके, लगाम लगा के इजराइल पे, ईरान से होने वाले हमले के बाद। तो तब भी बाइडन जो है उन्होंने खूब समझाया था इजराइल को कि ईरान से हमला हो गया, बात ख़त्म, अब आप मत करना। तो तब भी कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन कैसे भी करके अमेरिका ने इसको होने से रोका था। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है अवॉइडेड, डिजास्टर्स यानी तबाही भरा, बहुत ही डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिंग। करेक्ट, बट दैट डिड नॉट स्टॉप इसराइल फ्रॉम लॉन्चिंग अनदर प्रोवोकेटिव अटैक। कह रहा है लेकिन इस चीज़ ने स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं इसराइल को कि वो लॉन्च कर सके एक और प्रोवोक करने वाले अटैक को अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। इसराइल को तो मना लिया कि आप अटैक मत करो, ईरान ने किया, रुक जाओ, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ फिर से करना ही था, तो 2 महीने बाद कर दिया और ऐसा अटैक किया जिससे ईरान और प्रोवोक हो गया, उनकी ज़मीन के ऊपर हमला किया। करेक्ट, टेकिंग द रीजन बैक टू द ब्रिंक अगेन, और ले जाते हुए इस पूरे रीजन को, मिडल ईस्ट को, फिर से कगार पे, फिर से ब्रिंक पे एक वॉर की। दैट की ओवर डिड नॉट स्टॉप, प्रोवोकेटिव यानी भड़काने वाला, इंसाइट करने वाला, इंस्टिगेट करने वाला। कह रहा जी एज वेस्ट एशिया ब्रेसिस फॉर ईरान रिटेलिएशन, द यूएस एंड इट्स अलाइज शुड वर्क टुगेदर। कह रहे जैसे जैसे वेस्ट एशिया ब्रेस फॉर करता है, तैयार होता है। ब्रेस फॉर करना याद है ना, बस का ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो आप फटाफट से किसी चीज़ को पकड़ेंगे, ब्रेस करेंगे। कह रहे जैसे जैसे पूरा वेस्ट एशिया ब्रेस फॉर करता है, ईरान के हमले को लेकर के तैयार होता है इसके लिए, वैसे वैसे अमेरिका और इसके दोस्तों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए टू मेक श्योर, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। और क्या कह रहे दैट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्स ऑन इसराइल वुड बी मिनिमल, कि जो इम्पैक्ट है, जो असर है ईरान के रिस्पॉन्स का या हमले का इसराइल पे, वो कम से कम हो, मिनिमल हो, ना के बराबर हो। अगर ज़्यादा फर्क ही ना पड़े तो फिर इसराइल कुछ करेगा ही नहीं, है ना। तो ये इनको इंश्योर करना है ईरान कोई बड़ा अटैक इसराइल पे ना कर पाए। और फिर क्या करना है उसके बाद, कह रहा है जी एंड देन पुट इन प्लेस अ न्यू रूल्स ऑफ द गेम फॉर इसराइल। और फिर अमेरिका को और इसके दोस्तों को इन प्लेस पुट करना है। पुट इन प्लेस करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, अपनी जगह पे, प्लेस पे ला करके रखना। तो इनको इंट्रोड्यूस करना होगा, पुट इन प्लेस करना होगा नए कानूनों को जो इस गेम के या इस वॉर के हैं इसराइल के लिए, कि अब आप किसी पे हमला नहीं करोगे, हमास से लड़ाई है, हमास को देखो, बाकी इधर उधर आपको दिमाग नहीं लगाना। तो ऐसे रूल्स भी अमेरिका को इसराइल के लिए बनाने होंगे। क्यों? कह रहा है जी सो दैट इट डज़ नॉट थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी, ताकि इसराइल जो है थ्रेटन ना करे, चुनौती ना दे इस पूरे रीजन की सुरक्षा को बार बार। कह रहा है अगेन, फिर से एक बार, एज इट डिड ऑन अप्रैल 1 एंड जुलाई 30, जैसा कि इसने अप्रैल 1 को भी किया, जुलाई 30 को भी किया। इसराइल चाह रहा है कैसे भी करके इस पूरे एरिया में आग लग जाए, है ना। इस आर्टिकल का जो एनालिसिस है वो देख करके आपको लगेगा इसराइल चाह रहा है कि कैसे भी पूरे एरिया में आग लग जाए, फिर देखेंगे जब सब जलेंगे उसके बाद देखेंगे कौन बचता है लास्ट में, है ना। तो इस तरीके से अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, इसराइल के लिए कुछ रूल्स बनाए कि ये बार बार इस पूरे ऑर्डर को ख़राब ना करे, इस सिस्टम को ख़राब ना करे। 2 बार ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में मिडल ईस्ट में जंग होते होते बची है, अप्रैल 1 और जुलाई 30 को। लंबा सेंटेंस है लास्ट का, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन आसान था। वेस्ट एशिया की वर्ब है ब्रेसिस फॉर, यूएस अलाइज की वर्ब है शुड वर्क टुगेदर, इम्पैक्ट की वर्ब है वुड बी, मिनिमल मतलब ना के बराबर। यूएस और अलाइज की दूसरी वर्ब है शुड पुट इन प्लेस, दे शुड वर्क टुगेदर एंड दे शुड पुट इन प्लेस न्यू रूल्स। इट आया इसराइल के लिए, डज की इसकी वर्ब है डज नॉट थ्रेटन, इट की वर्ब है डिड, अगेन इट आया इसराइल के लिए। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, लंबी तो नहीं होगी ज़्यादा। आर्टिकल लंबा या छोटा होता है उसके ऊपर क्लास की टाइमिंग डिपेंड करती है। मेरी कोशिश होती है कि 35 से 40 मिनट में ख़त्म करूं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस आर्टिकल का स्टैंस या पोजीशन क्या है नेतन्याहू को लेकर के इस कॉन्फ्लिक्ट पे। आर्टिकल के हिसाब से नेतन्याहू का क्या पोजीशन है ना। इनको क्या लगता है कि नेतन्याहू का क्या भूमिका है इस वॉर में। चलो 4 ऑप्शन है आपके पास, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई दो। चलो मैं आंसर करवा रहा हूँ, अपनी ट्राई खुद से दे लेना, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है ये। भाई आर्टिकल के हिसाब से नेतन्याहू चाहता है कि इस पूरे रीजन में आग लग जाए। उनका जो बेलगाम मिलिटरिज्म है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, इसराइल के लिए नुकसानदेह होने वाला है। ना तो वो इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करना चाहता है ईरान के साथ, ना वो पीसफुल टॉक चाहते हैं हमास के साथ, ना वो पीस को लेकर के
सीरियस हैं, बस उनका मिलिटरिज्म चल रहा है, उनके मिलिट्री ऑपरेशन जो है लगातार चलते जा रहे हैं। बी आंसर बनेगा। कह रहे वर्ड मैसेज हैज इजराइल कन्वेड बाय किलिंग हेनिया इन तेहरान। हेनिया को हमास चीफ को मरवा के इजराइल ने क्या मैसेज दिया है तेहरान में? इजी है भाई, आज के क्वेश्चंस सिंपल मैसेज दिया है, और मैसेज ये है कि इजराइल कहीं भी ऑपरेशन कर सकता है, दुश्मन देश में जाकर के भी अपने दुश्मन को मरवा सकता है। इजराइल कैन कंडक्ट ऑपरेशंस इन हॉस्टाइल टेरिटरीज। ठीक है ना। बाकी ये सब उल्टी पुल्टी बातें लिखी हुई हैं। ना तो इजराइल पीस चाहता है, ना ईरान से दोस्ती चाहता है, ना हमास से नेगोशिएशन करना चाहता है। इजराइल सिर्फ अपनी क्षमताएं दिखा रहा है। चलो बीच के क्वेश्चंस पे आ जाओ। पुल ऑफ करना किसी चीज़ को, ब्रेस फॉर करना। अनबिडल्ड का मीनिंग पूछा है आपसे, रैम्पेंट, रेन इन या क्रैकडाउन। रस्टिक वर्ड का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। अनसोफिस्टिकेटेड होगा या न्यूआंस्ड होगा। ब्रिंक्समैनशिप वन वर्ड पूछा है आपसे, इसका मीनिंग आपको बताना। सारे वर्ड्स आपको करवाए गए हैं ऑलरेडी, वही वाले हैं, है ना। चलिए लास्ट में आपको मिलेंगी 3 एरर्स, बताऊंगा तो देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। पहली एरर मिलेगी इफ़ की वजह से, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिल सकती है इस फ्रेज़ के अंदर या इसके आसपास। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, चेक करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, ठीक है। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की? अच्छी लगी हो तो लिख करके बताया करो सर पीडी पूरी देखी और इंटरेस्टिंग लगी पीडीआई। आपकी ओपिनियन या छोटी सी एक समरी 40 से 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। जो बच्चे लिख रहे हैं उनको हम फीडबैक देने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स और अच्छी हों, पहले से बेहतर हों। अंटिल देन कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।